मेरा नाम बोध सिंह धनाडी है और मेरे साथ में मेरे सहायक है जानवी जी और ललिता जी। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले कुछ दिया जला के उसकी शुरुआत करते हैं शुभ मुहूर्त के लिए। तो मैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए इस योग शिविर के 7 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत करने के लिए मेरे गुरुजी श्री आर्यन शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा और साथ साथ शर्मा सर आप भी आ जाए। तो हाँ ले रहे हाँ ले रहे नीचे वाला जला के ठीक है, बैठ कर पढ़ेंगे जगह पर। हाँ हाँ किया थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा सर। फोटो भी खींचना। सर थैंक यू। बैठे इस 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन हमारे योग विद्या निकेतन के द्वारा किया गया है। योग विद्या निकेतन के बारे में छोटा एक परिचय दूंगा, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। जो मार्च 1974 में खुला था, 24 मार्च, जिसकी स्थापना स्वर्गीय पद्मश्री योगाचार्य सदाशिव निम्बालकर गुरुजी के हाथों हुआ था। सदाशिव निम्बालकर गुरुजी इस योग विद्या निकेतन से जुड़ने से पहले स्वामी कुवल्यानंद जी के साथ जुड़े हुए थे, जो कैवल्य धाम लोनावाला में है, जो दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने आसना और प्राणायाम में एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। हाउ आसनास प्राणायाम से इफेक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड। आज उनकी शाखाएं पूरे विश्व में है। उससे पहले योग गुरु से पहले हमारे सदाशिव निम्बालकर गुरु जी शिक्षा के क्षेत्र में थे। उनकी धर्मपत्नी देवी शकुंतला जी भी इसी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। गुरु जी को महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिक्षक का अवार्ड दिया गया था उनके शैक्षणिक काल में। उनका कार्यक्रम दूरदर्शन में 2 सालों तक चला, 1977 और 78 में, स्वास्थ्य और योग। उनकी किताब है जो आरोग्य साथी योग, उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है देश का। उसके अलावा 2004 में स्वर्गीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा उनको देश का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, पद्मश्री। 2003 में उनको नवी मुंबई रत्न अवार्ड दिया गया है। उनका उद्देश्य था योग घर घर में पहुंचे। उनका नारा था योग विद्या घरों घरी। इसी उद्देश्य को लेते हुए संस्था पिछले 50 सालों से लगातार निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। अब मैं हमारे गुरुजी आर्यन शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कुछ बोलने के लिए योग के विषय में और आज के जो परिस्थिति है बीमारियों के बारे में। आर्यन शर्मा सर योग से जुड़ने से पहले वो BRS में साइंटिस्ट रह चुके हैं। वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छे हिंदी के
बहुत प्रखर प्रवक्ता है, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट है। तो मैं शर्मा गुरु जी से विनती करूंगा कि एक अपने कुछ विषय योग के बारे में बताएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहने वाले माननीय आदरणीय हमारे यहाँ पर उपस्थित सदस्यगण, आप सबों को मेरा प्रणाम। जिस धरती ने भूपेन हजारिका को दिया है सुप्रसिद्ध गायक, वह धरती साधारण नहीं असाधारण है। आप वहाँ के हैं। मैं 1979 में, वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं 1979 में एटॉमिक एनर्जी बीआरसी ज्वाइन किया था। साइंटिफिक ऑफिसर में होता, बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और 31 जनवरी 2015 को रिटायर किया। भारत सरकार ने रिटायर किया, मैं हुआ नहीं। उसके बाद सेकेंड इनिंग बोलते हैं ना, मैंने योग को अपना जिंदगी का हिस्सा बनाया। 71 में मेरा रनिंग है। लगातार 2-3 साल पढ़ाई करनी पड़ी और योग में मैं जुड़ा हूँ। योगा थेरेपिस्ट हूँ, भारत सरकार आयुष मिनिस्ट्री द्वारा योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। सेवा करना शायद मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको चुना हूँ। हमारा एक यही पर्पस है जो हम योग साइंस को कैसे आप तक पहुँचा सकूँ। जो ड्रेडेड डिजीज जिसे कहते हैं कैंसर, उस पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। मैं कोई टॉल क्लेम नहीं कर रहा हूँ जो योग से ठीक होता है, लेकिन यह जो है ना आजमाई हुई चीज़ है। तो योग को आप अपने जीवन पद्धति में अपनाएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, या अगर है भी तो उसका असर कम होगा। और मान लिया उस बीमारी से अगर आप ग्रसित भी हो गए हैं तो रिहेबिलिटेशन, योग से रिहेबिलिटेशन होता है। ये सब आप लोगों को शायद हॉस्पिटल में भी बताएगा। तो आपको मैं जस्ट कॉल कर रहा था, बाकी तो साधारण बीमारी है। एक ब्लॉकेरिया हमारे किसी भाई बहन या माता जी की है, रात में बार बार यूरिन होना एक बीमारी है जिससे आपकी नींद खराब होती है। योगिक प्रैक्टिस से, कुछ ऐसे योगिक प्रैक्टिस है जिसकी इंटेंसिटी को, रात में अगर 10 बार उठते हैं तो हो सकता धीरे धीरे 8 हो, 7 हो, 5 हो और 1 या 2 बार हो। योगिक प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें करने से आपकी परेशानी जो है वो धीरे धीरे कम होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहता हूँ। दुर्वासा ऋषि का नाम आप लोगों में कितने आदमी जानते हैं? दुर्वासा ऋषि, कृपया हाथ उठाएं। कौन से बीमारी से ग्रसित थे? ओरल कैंसर। दुर्वासा, मुंह से बास आना, मुंह में हमेशा उनके छाले पड़े रहते थे, छोटे छोटे घाव रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था दुर्वासा। लेकिन उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, वो ईश्वर से हमेशा जुड़े रहते थे। थोड़ा गुस्सा उनको आता था, लेकिन वो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर चुके थे। अष्टावक्र ऋषि का नाम आप लोगों में कितना लोग सुने? अष्टावक्र, वो 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था, एक जगह से नहीं, इसलिए अष्टावक्र। 8 जगह से टेढ़ा होने पर भी योग को सिद्धि प्राप्त किए हुए और बिल्कुल मानसिक स्वस्थ जिंदगी वो जीते थे। योग का प्रभाव सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ये 4 तरह के स्वास्थ्य है। आप चारों तरह से स्वस्थ रहते हैं। भगवान के लिए ठीक है, जो है सो है, लेकिन है सो है तो सिर्फ 1/4। अगर शरीर के अंग में अगर आपका कैंसर है तो सिर्फ 1/4 आप अस्वस्थ हैं, 3/4 हेल्दी है, 75% आप हेल्दी है। ये सोच लीजिए। रोज सुबह उठिए, बोला मैं 75% हेल्दी हूँ। शरीर के किसी अंग में थोड़ा कुछ है तो दवा होगा, ठीक होगा। अगर आप 75% हेल्दी है तो आप बीमार नहीं है। तो इस सोच के साथ जो है ना, कल के सुबह से आप अपना रोजमर्रा प्रारंभ करेंगे तो देखिए इसका असर धीरे धीरे कैसे इसका है। दवा चल ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है। ये हमारे तीनों साथी लोग आपको प्रैक्टिस जो भी कराएंगे, आप पूरी तरह से शिद्दत के साथ ध्यान देकर आप करेंगे। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूँगा, ताकि आपको जो है ना, आपके अंदर का वो चीज़ उभरे जो शक्ति है। शायद कुछ बीमारी से, शारीरिक तकलीफ से शक्ति जो है सुसुप्तावस्था में चला जाता है। अब मुझे जी के क्या होगा, अरे मेरा शायद कुछ होने वाला नहीं, ऐसा नहीं सोचने का है। फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे,
25% पेशेंट है, 75% सही है और ज़िंदगी लंबी और ज़िंदगी का आनंद आप ले सकते हैं। मीराबाई का एक एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूँगा। मीराबाई, मालूम है आप लोगों को, जहर पी थी, उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन जब उन्हें प्रसाद भेजा गया, उनके पति राणा जी भेजे, कृष्ण भगवान की पूजा हुआ और राणा जी उनको खास के जहर मिला के भेज दिए थे, क्योंकि उनकी पत्नी से तो बनती नहीं थी। हमेशा मीरा भगवान कृष्ण को जपती रहती थी। उनको पता चला मेरे पति जो है ना भगवान कृष्ण की पूजा किए और प्रसाद भेजे हैं, बहुत खुश हुए, लेकिन उसमें था जहर। लेकिन पी और मीराबाई नहीं मरी, अमर हो गई। क्यों? जब आपके अंदर की शक्ति अगर जगेगा तो आप जहर पी के भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसी कलयुग की है मीराबाई, 300-400 साल पहले की है। कैंसर बीमारी, डायबिटिक्स बीमारी, ये सब बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, पर कुछ है ही नहीं। आप सोचिए, हमें कुछ नहीं हुआ है। योग साइंस पर विश्वास कीजिए और जितना संभव हो सके आप इसका अभ्यास कीजिए। मैं छोटी मोटी बीमारी तो समझिए खत्म हो जाएगा, 1-2 साल तक लोग खत्म ही हो जाएगा, बाकी बीमारी का इलाज चलता रहेगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक प्रार्थना करने आया हूँ, आप लोग रो जाए, अनुपस्थित ना हो, और सेवा जो हम लोग दे रहे हैं, आप नहीं आएंगे तो हम किसको सेवा देंगे? हमारी सेवा का लाभ उठाइए और आप स्वस्थ रहेंगे, इसकी गारंटी है। योग गारंटी देता, मैं ये गारंटी देता हूँ। रिहेबिलिटेशन होकर के, ठीक होकर के आप लोग सब आगे जाएंगे और विश्वास के साथ है। आपकी आयु दीर्घायु हो, परिवार के साथ आनंद उठाए। थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं। अब मैं इस कार्यक्रम का आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में जाने से पहले कुछ नियम कानून होते हैं, हर एक तकनीक होती है, उसी को हम जब अभ्यास करने जाते हैं तो पहले प्रार्थनाएं लेते हैं, है ना, ओमकार का उच्चारण करते हैं, प्रार्थनाएं लेते हैं। तो उसी का डिटेल में आपको प्रार्थना का क्या अर्थ होता है बताने के लिए मैं अपने सहयोगी ललिता जी से कहूँगा। उनके बारे में वैसे तो कितना ही बोले कम है। एक दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बोले ना बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो उनको बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता है, बट वो ज़्यादा उसमें जाते नहीं, सोशल उसमें। तो ललिता जी आपको बताएंगे प्रार्थना का क्या अर्थ है। थैंक यू। योग विद्या निकेतन की जो परंपरा है, हम किसी भी सत्र की शुरुआत 3 ओमकार और 3 प्रार्थनाओं से करते हैं। इनका स्वरूप सार्वभौमिक है। ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये किसी विशिष्ट धर्म या किसी क्षेत्र या किसी मान्यता से परे है। इस प्रार्थना को जब हम करते हैं तो ये मानव कल्याणकारी प्रार्थना है। इन 3 प्रार्थनाओं में पहली प्रार्थना सूर्य देव को समर्पित है, जिन्होंने सजीव और निर्जीव सभी को निष्पक्ष रूप से जीवन प्रदान किया हुआ है। दूसरी प्रार्थना गुरु और शिष्य के संबंध को दर्शाती है, और तीसरी प्रार्थना हमें असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की है। तो अगर आप प्रार्थना करने में कंफर्टेबल हैं, आप प्रार्थना करने में भाग ले सकते हैं। अगर कुछ भी आपको आपत्तिजनक लगे या फिर अनकंफर्टेबल है तो आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। तो आप प्रार्थना जानवी जी करेंगे। जानवी जी के बारे में भी थोड़ा कुछ कहूँगा। वो भी आध्यात्मिक के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, एक्टिव है, इस्कॉन से जुड़ी हुई है। उसके अलावा वो टैरो का रीडिंग का करती है और योग में अब वो एक्सपर्ट बन रही है। ठीक है, अब जानी जी प्रार्थना लेंगे। मैं नॉर्मल, आपको जैसे कंफर्टेबल है ना वैसे बैठिए, ऐसा बैठना जरूरी नहीं है। कंफर्टेबल बैठिए। आप लोग पालथी मार के बैठ रहे हैं, सिर्फ आप रिलैक्स बैठने के टाइम पे आपकी जो पीठ की हड्डी है ना वो सीधी होनी चाहिए, आपके शोल्डर थोड़े पीछे, और जो ये चिन है ना वो पैरेलल होनी चाहिए। और अभी आपके आंखें बंद करिए, आपके आंखें बंद करिए।
एक लंबी गहरी सांस के साथ आप मेरे साथ ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ आंखें बंद रखिए। अभी मैं प्रार्थना बोलूंगी, आप मेरे पीछे बोलिए। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब अपनी आंखें बंद रखिए और इस ओंकार और प्रार्थना का सकारात्मक प्रभाव अपने शरीर पे महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाइए। आप महसूस करोगे कि आपकी सांसें अभी धीमी चल रही है। अभी आप आपका ध्यान आपके शरीर की तरफ लेके जाइए। उसमें आपको महसूस होगा आपके आधारासन में फर्मनेस आया है और एक बड़ी बिग स्माइल के साथ आप अपनी आंखें खोलिए। नमस्कार, धन्यवाद। अब इस शिविर का आगे बढ़ने के लिए कुछ जनरल 5 रूल्स है, कुछ नियम है, उसके बारे में डिटेल में ललिता जी बताएंगे आपको। तो योगाभ्यास के कुछ सामान्य से निर्देश हैं, उनका आपको रोज पालन करना है। तो सबसे पहले हम बिछौना किस तरह का यूज करें। तो योगाभ्यास करने के लिए जो हमारा आसन मुलायम होना चाहिए, ना ही बहुत सख्त होना चाहिए। तो सामान्यतः आप जब समतल जमीन पर चटाई या कंबल बिछा सकते हैं, उसके ऊपर कोई साफ सुथरा कॉटन का चादर या फिर इस तरह कोई टॉवेल ले सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई ये लेके आइए आसानी को आसन करने में। दूसरा है कपड़े किस तरह रखें। आपके कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए ताकि आपको अपने हाथ पैर की हलचल करने में किसी तरह कंक्लूजन कीजिएगा ना, खूब बढ़िया से कंक्लूजन कीजिएगा, फंक्शन करके। और ये सलवार कमीज अगर कोई साड़ी पहनने जाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। हिजाब सलवारें पायजामा लास्ट दिन भी मैं आऊँगा, मुझे बुलाइए। तीसरा है खाने का तो बढ़िया से लास्ट दिन का फंक्शन थोड़ा हमसे बात कर लीजिए, या फिर हल्का
है तो उसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप भरपेट खाना खा रहे हैं तो भरपेट खाना और योगाभ्यास के बीच 4.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। और समझो आप हल्का खाना खा रहे हैं या फिर नाश्ता कर रहे हैं तो 2 से ढाई घंटे के बीच के अंतर के बाद आप योगा कर सकते हैं। और समझो कोई लिक्विड खा रहे हैं या हल्का फ्रूट्स ले रहे हैं आप तो 1 घंटे के अंतर पर आप योगाभ्यास कर सकते हैं। और योगाभ्यास होने के बाद आधे घंटे के बाद से आप अल्पाहार ले सकते हैं। और तीसरा है स्नान करना। जैसे जनरली स्नान करके अगर योगाभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो अपने हाथ पैर मुंह धोके ये साफ करके कानना साफ करके आप योगाभ्यास कर सकते हैं। और इस चीज का भी बनती है इसको भी आप PPW में क्यों नहीं रखे? बाद में पता चला ना, सबसे 2 दिन पहले मालूम पड़ा। डबल PPW कर देना। मैं मार आधार अनुसंधान का बड़ा करता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन 5 चीजों का ध्यान रखें योगाभ्यास करने से। अब हमारा इस तरह रहेगा सेशन। पहले जो आज हम आपको आसन सिखाना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, किस तरह आसन किया जाए, उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, उसके लाभ क्या है, और जानवी जी उनका डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं। फिर उसके बाद हम ग्रुप प्रैक्टिस करेंगे। ग्रुप प्रैक्टिस में मैं आपको निर्देश दूंगी और आप लोग आसन करेंगे। तो अभी आसन सिखाया जा रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा इस तरह से बैठ जाएं कि सबको दिख जाए। सी शेप में बैठेंगे तो जो पीछे हैं सब देख सकते थोड़ा आप आगे आ जाए, आप थोड़ा पीछे आ जाए, ऐसे बैठिए थोड़ा। हाँ सब कुछ। क्योंकि आसन सही तरीके से देखेंगे आप तो आप आगे आ जाइए सर। आएगा किस तरह से आप Come forward. You can sit here. Come forward. If you sit in front of the demonstration, it will help you. आप यहाँ बैठ सकते हैं सर। एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह बैठे तो सबसे सर, बैठे। पहला आसन है स्वस्तिकासन। चेयर। हमारे योगाभ्यास में आरामदायक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो आरामदायक स्थिति में बैठने के लिए हम इस तरह से बैठते हैं। पैर के बीच में अंतर होता है, एड़ियां अंदर की तरफ, अब बाद में करना है, अभी खाली देखिए। हाथ पीछे की और होते हैं और हमारे बाद में करना, अभी तो अभी देखिए। तो आगे बैठे, थोड़ा पास में बैठे, तो दिख रहा नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक आरामदायक स्थिति, इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन। तो कोई भी आसन अगर बैठ के है तो पहले इस स्थिति में आते हैं, फिर आसन में जाने के बाद फिर से इस स्थिति में आकर आरामदायक स्थिति में बैठते हैं। अब पहला आसन जो हम कर रहे हैं वो है स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन बैठ के करने वाला आसन है, तो उसके लिए इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन ये है। और आसन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आंखें खोलेंगे, गर्दन थोड़ा सीधा कर लेंगे, पैर जहाँ है वहीं पर वो खड़ा कर लेंगे, एड़ी बनी रहेगी, पंजे आपके खड़े हो जाएंगे। फिर अपने हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे और आपकी पीठ सीधी होगी। अब स्वस्तिकासन के लिए दायां पैर को घुटनों से मोड़ देंगे और उसको अपने बाएं पैर के जांघ पर इस तरह रखेंगे कि आपकी एड़ी जांघ मुड़ पर होगी। अब आपके बाएं पैर को मोड़ेंगे और हाथों के सहारे उसे दाएं जांघ पर रखेंगे। अब इसका एक थोड़ा सा पार्ट है, उसमें आपको अपने पैरों को, जैसे आपके बाएं पैर को आपके दाएं जांघ और पिंडली के बीच में उंगलियां अंदर डालनी है। कोशिश करना अंगूठा बाहर रहे, बाकी 4 उंगलियां जांघ और पिंडली के बीच में रहे। और इसी तरह राइट ये लेफ्ट जांघ और पिंडली के बीच में हाथ डालकर एक्शन करके दिखा दो। हाथ डालना है आपको और जो दाएं पैर की अंगूठे हैं वो बाहर निकालने हैं और बाकी 4 उंगलियां नीचे होंगी। और आप इसे द्रोण मुद्रा बोलते हैं। ये द्रोण मुद्रा को अपने घुटनों पे रखना है। ये है स्वस्तिकासन की पोजीशन। ये करने के बाद आपकी कमर आपको सीधी रखनी है, कंधे पीछे की ओर मुड़े हुए, आपका चिन जमीन के समांतर पैरेलल होगा, आंखें बंद होंगी। यह है फाइनल स्टेज स्वस्तिकासन।
जब इस स्टेज पर आ जाएंगे उसके बाद हमें अपनी सांसें लेनी है और सांस जब अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे उसकी एक गिनती होगी। तो इस तरह सांस इनहेल और एक्सेल इसको एक काउंट करना है। इस तरह आपने काउंट करते रहना है। आप 3 से 5 काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको असुविधा होती है तो आप आसन से बाहर आ सकते हैं। जब कोई भी आसन अगर आपको उस आसन को करने में कठिनाई हो रही है तो आप बिना मेरे निर्देश के उस आसन से बाहर आ जाइए। अब इस आसन से फायदे क्या होते हैं? पहले तो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और हमारा मन शांत होता है, क्योंकि आसन स्थिर होने की वजह से जो हमारा मन है जो यहाँ मन विचारों में घूमता रहता है उसका ध्यान हम सांसों पर रख रहे हैं, तो मन में एक स्थिति आती है जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। अब आसन से बाहर आने के लिए पहले सांसों से अपना ध्यान हटाएंगे, आंखें खोलेंगे, फिर जो अंगूठा हमने ऊपर की तरफ खींचा था उसको हाथ से नीचे की तरफ करेंगे। अब बाएं पैर को हाथ के सहारे से जमीन में रखेंगे, पैर सीधा कर देंगे। अब दूसरा पैर भी सीधा कर लेंगे, हाथ चले के बगल में। अब धीरे से हाथों को पीछे रखेंगे और जो पैर है मेरे अंदर पंजे बाहर इस तरह आरामदायक स्थिति में आकर फिर जो आसन हमने किया है उसके प्रभाव को अपने शरीर और अपने मन पर महसूस करेंगे। इसी तरह जब प्रैक्टिस करते हैं तब हमने इसे दाएं पैर से देखा है, उसी तरह हम बाएं पैर से इसका राउंड करेंगे। अब इस आसन में जाते समय जैसे गलतियां होती हैं मैं आपको बताती हूँ। कोई भी आसन जल्दी जल्दी नहीं करना है, मतलब इतना तुरंत आसन फाइनल पोजीशन में आ जाए ऐसा नहीं करना है। आसन में जाना और आना ये आरामदायक स्थिति होनी चाहिए। घाई नहीं करनी है, अपने शरीर को किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी। अगर पैर अंदर नहीं बोल रहे हैं तो जहाँ पैर ठहरता वहां करिए। अगर ये स्वस्तिक आसन नहीं बोल रहा है तो भारतीय पैटर्न में आंटी पाती करके आप बैठेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमें अपने शरीर से कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। आसन जो है वो आरामदायक और सुखदायक होना चाहिए। और ठीक है, अभी तो इस आसन की जानकारी हमको दे दी है। अब दूसरा आसन है श्वसन मार्ग शुद्धि। श्वसन मार्ग शुद्धि में बैठने वाला ही आसन है, बैठ के किया जाएगा। श्वसन मार्ग शुद्धि जो एक आसन है इसका जो रचना ये आसन बनाया है ये हमारे पद्मश्री निम्बाड़कर गुरुजी ने ही बनाया है, उनकी रचना है। आज ये श्वसन मार्ग शुद्धि सारी जगह प्रचलित है। इस आसन से आपके जो सांस लेने के जो ये नासिका है ये शुद्ध होते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि सांस लेने के रास्ते की शुद्ध होती है आसन से। ये आसन बैठ के आसन है। इस आसन को भी हम स्वस्तिक आसन में करेंगे तो आरामदायक स्थिति में है। आंखें खोलेंगे, गर्दन सीधे, पैर वहीं पर खड़े करेंगे, पंजों को हाथ से लेके बगल में। अब बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़कर दाएं जान के अंदर ही भाग में। अब दाएं पैर को मोड़कर हाथों से बाएं जान में। अब धीरे से बाकी उंगलियां नीचे और अंगूठा बाहर की ओर। फिर दाएं जान और पिंडली के बीच में हाथ डाल के बाएं अंगूठों को ऊपर उठाना है। दौड़ मुद्रा में हाथ आपके नंबर हो गए। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे पीछे की ओर और चिन ग्राउंड के पैरल, आंखें बंद। अभी श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए पहले हम अपने दाएं हाथ से करेंगे। दाएं हाथ की चारों उंगलियां एक साथ बंद होगी और अंगूठा साइड में होगा। अब हम अपने दाएं नाक को बंद करेंगे और जब स्ट्रोक जब दिया जाता है उसमें हम फोर्सफुली अपने पेट से हवा बाहर फेंकते हैं। ये एक फोर्सफुल एक्सलेशन होता है। सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ बाहर फेंकेंगे हवा को, फिर सांस अपने आप अंदर चली जाएगी। ऐसा हम 5 स्ट्रोक करते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसी तरह बाएं हाथ को चारों उंगलियां मोड़ेंगे, बाएं हाथ को बंद करेंगे और एक चीज ध्यान देनी है जो आपकी पूरी ऊर्जा शरीर के समांतर होगी। 1 2 3 4 5। आप दोनों नाक से श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया की जाती है। इसके फायदे मैंने आपको बता दिए हैं। अब वो इसकी मैं आपको जो जाने अनजाने गलतियां होती है वो बताती हूँ। पहला, जब कोहनी नीचे की ओर हो जाती है
कोहनी जो है, पहले तो हाथ मोड़ने का मैंने बता दिया, 4 उंगलियां एकदम अंदर बाहर की तरफ। तो कोहनी जमीन की समांतर होती है, पर जाने अनजाने वो नीचे मुड़ जाती है, ऐसा नहीं करना है, जमीन की समांतर कोहनी रखनी है। और दूसरी गलती होती है, हम नाक को बहुत बहुत जोर से प्रेस करते हैं कि हमारी नाक दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, ऐसा नहीं करना, हल्के से अपने नाक को प्रेस करना है, बस। ये सी प्रॉब्लम मिस्टेक है। और जब हम एक्सेल करते हैं, सांस बाहर फेंकते हैं, तो हम सांस छोड़ते समय भी फोर्सफुली करते हैं, लेते समय भी फोर्सफुली करते हैं, ऐसा नहीं करते। जब सांस बाहर छोड़ना है, उस समय हमें अपने पेट का सहारा लेना है, पेट के मसल्स को अंदर की तरफ रख के सांस बाहर छोड़ना है, और अंदर सांस अपने आप आएगी, उसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया स्वसन्मार्जन। अब इसके बाद हम करेंगे मार्जरासन। मार्जरासन को कैट पोज भी बोलते हैं। तो इसको करने के लिए पहले हम आरामदायक स्थिति में हैं। आरामदायक स्थिति से बाहर आने के लिए आंखें खोलेंगे, गर्दन सीधे। अब भारतीय आपके हाथ शरीर के बगल में सीधे होंगे। अब दोनों पैरों को क्रॉस करना है और भारतीय बैठक में आना है। आपके हाथ दोनों मुद्रा में आपके घुटनों पर होंगे। अब धीरे से अपने हाथों को अपने शरीर को आगे रखना है और हाथों का सहारा लेकर, हाथों पर वजन डालकर अपने घुटनों को जमीन में रखना। अब आपके हाथ आपके कंधे के समांतर एक लाइन में होंगे, आपके नितंब और घुटने एक लाइन में होंगे, और आपके पैर के जो नाखून है वो जमीन पर होंगे, ठीक है। आपके जो हाथ, घुटने और पैर के नाखून एक लाइन में होंगे, और आपका धड़ और सर जमीन के समांतर होगा। ये है मार्जरासन की स्थिति। अब मार्जरासन के 2 भाग हैं, मार्जरासन ए और मार्जरासन बी। मार्जरासन ए में जाने के लिए हम अपने कमर को नीचे की ओर करेंगे और अपना सर ऊपर की ओर करेंगे। ये मार्जरासन ए की स्थिति है। आंखें बंद करेंगे, अपने चेहरे को, अपने छाती, पेट, पैर के अंगूठे, इनकी मांसपेशियों को हम रिलैक्स करेंगे और अपने आने वाली और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब आसन से बाहर आने के लिए सांसों से ध्यान हटाएंगे, आंखें खोलेंगे और अपने कमर को सीधा करेंगे और चेहरे को भी समांतर लाएंगे। अब मार्जरासन बी में जाने के लिए हाथों को थोड़ा घुटने के नजदीक ले जाएंगे और कमर को ऊपर की तरफ और सिर को नीचे की तरफ ले जाएंगे। आंखें बंद होंगी, आपका चेहरा, छाती, पेट, पैर के उंगलियां रिलैक्स होंगे, आरामदायक स्थिति में होंगे। ये आसन कमर के लिए बहुत अच्छा है, ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। इस आसन से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलेंगी, अपने कमर को और सिर को सीधा कर देंगे, हाथों को पूरा अवस्था में ला देंगे। अब अपने पैरों को क्रॉस करेंगे और भारतीय बैठक में बैठेंगे, हाथों का सहारा लेकर। अब पैर को खोल देंगे, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे और आसन का प्रभाव महसूस करेंगे। अब ये मार्जरासन हो गया है। अब जाने अनजाने इस आसन में जो गलतियां होती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मार्जरासन में जाने के बाद भारतीय बैठक से जब हम जाते हैं, हमें अपने हाथों का सहारा लेना है, फिर अपने ये अनलॉक करने हैं, पैरों को खोलना है, पीछे की तरफ करना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ शरीर से दूर होते हैं, हमारे धड़ और नितंब के बीच हमारे हाथ और पैर होने चाहिए, तो ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए, लाइन में होने चाहिए। हमारे घुटने दूर होते हैं तो दूर नहीं होने चाहिए, लाइन में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। हम पैरों को सीधा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, नाखून जमीन में छूने चाहिए, ठीक है। और यस डन। आप आरामदायक स्थिति में आ जाइए। और ये आसन मैंने आपको बता ही दिया है कि रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और ये आसन अगर किसी को पीठ की हड्डी का बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो ये आसन ना करें। बाकी अगर थोड़ा दर्द है और आप करने में सक्षम है तो कर सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करनी है।
आप त्रिपाद मार्जासन करेंगे। इसके लिए आंखें खोलिए, हाथ शरीर के बगल में, आगे बैठ में जाना है, हाथ आगे रखना है, हाथों के सहारे हमको पैर पीछे करना है। अब त्रिपाद मार्जासन में हमारे घुटने एक दूसरे से मिले हुए होंगे, हमारे पैर के अंगूठे और एड़ियां एक दूसरे से मिली हुई होंगी, हमारा जो शरीर है जमीन के समांतर है, हमारा चेहरा भी जमीन के समांतर है, और हमारे हाथ कंधे के लाइन में, कंधे की सीध में है। अब हम अपने दाएं पैर के अंगूठे के नाखून को रगड़ते हुए अपने घुटनों को सीधा करेंगे, ये एक स्थिति होगी। उसके बाद अपने पैर और अपने सर दोनों को एक साथ उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे, चेहरा, छाती, पेट, पैर के अंगूठे रिलैक्स करेंगे, सांसों की गिनती करेंगे। आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलेंगे, धीरे से अपने पैर अपने सर को जमीन की तरफ रखेंगे और फिर नाखून को रगड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे पैर से पैर को ट्रैक करते हुए फिर ऊपर उठाएंगे, चेहरा भी ऊपर उठाएंगे, आंखें बंद, सांसों की गिनती, चेहरा, छाती, पेट, पैर के नाखून आरामदायक स्थिति में। इस आसन से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है। इस आसन में अगर आप ये आसन में बैलेंस प्रॉब्लम होता है तो आप खुलकर भी कर सकते हैं। आसन रिलीज करेंगे, आंखें खोलेंगे, अपने पैर और अपने सर को जमीन पर रखेंगे, सॉरी जमीन पे पैर रखेंगे, सर जमीन के समांतर, फिर नाखून ड्रैग करते हुए अपने घुटनों को पूर्व स्थिति में लाएंगे। अब अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और हाथों के सहारे पीछे होकर भारतीय बैठक में बैठेंगे और पैर को सामने बंद करेंगे, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। अब इस आसन की कुछ गलतियां जो होती है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, सबसे जरूरी बात, आसन करने में घाई नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, अपने शरीर की बातें सुननी है हमको, जहाँ पर शरीर रुकने को बोलता है उसे रोक देना है। आसन आराम से होना चाहिए। आसन शरीर से अधिक हमारे मन पर असर डालता है, तो आसन में जाने के लिए घाई नहीं करनी, फटाफट फाइनल पोज पे जाने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, पहली ये गलती है। और दूसरी गलती, हम अगर घुटनों के बीच में अंतर रख लेते हैं, ये नहीं करना है। आसन में घुटने एक दूसरे से जुड़े होंगे और जो पैर हैं वो भी अलग नहीं होने चाहिए। पैर अलग करके दिखा दो, ऐसे नहीं होने चाहिए, पैर साथ में जुड़े होने चाहिए। पैर के जो नाखून हैं वो जमीन में होने चाहिए, नहीं तो गलती से हम क्या करते हैं, इस तरह पैर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब जर्की मूवमेंट करके दिखा दो, फटाफट पैर सीधा करना, फटाफट ऐसा नहीं करना है। आराम से एक स्थिति में जाने के लिए आराम से पैर को जमीन में ड्रैग करना है, फिर आराम से अपने सर को और पैर को उठाकर बैलेंस करते हुए आसन करना है। ये सही तरीका होता है आसन करने का। अब आसन से बाहर आने में भी जल्दी करके दिखा दो इनको, किस तरह से जल्दी कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से पैर पटक दिया, फटाफट आसन से बाहर आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आसन आरामदायक होगा, ये यहाँ का मेन बेसिक रूल है कि आसन आरामदायक होगा और हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। रिलीज कर दो आसन। तो आपने आसन देख लिए हैं, आप समझ गए होंगे हमें कितने जगह की आवश्यकता है, उस हिसाब से आप बैठ जाइए। और आप अगर घुटनों की दिक्कत है, आप आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा आगे, एक लाइन पे आ जाइए, एक लाइन पे आ जाइए। ठीक। चलिए, सबसे पहले आरामदायक स्थिति में रखेंगे, पैरों के बीच में अंतर, एड़ियां अंदर की तरफ, पैर के पंजे बाहर की तरफ, हाथ पीछे, हाथ की उंगलियां बाहर की ओर, गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई, आरामदायक स्थिति में, आंखें बंद। अपनी सांसों की गिनती करेंगे,
स्वस्तिकासन में आने के लिए सबसे पहले अपनी आंखों को खोलेंगे, गर्दन सीधी करेंगे, पैर जहाँ है वहीं पर उनको खड़ा कर देंगे, पैर के पंजों को, गर्दन सीधी कर देंगे, पैर के पंजों को खड़ा कर देंगे। अब अपने हाथों को कमर, अपना पीठ सीधे करते हुए हाथों को शरीर के बगल में ला देंगे, पीठ सीधी रखेंगे,